जरा सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो कागज पर तो करोड़ों का प्रॉफिट दिखा रही है, शानदार, लेकिन अगले ही दिन सुबह सुबह अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए उसके पास कैश है ही नहीं। अजीब है ना? तो आखिर ये पहेली है क्या? भाई प्रॉफिट है तो पैसा कहाँ गया? आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और हमारा टूल होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जिसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। इसी से समझेंगे कि आखिर क्यों कहते हैं कि किसी भी बिजनेस के लिए कैश इज किंग। तो इस कहानी को समझने के लिए चलिए मिलते हैं अर्जुन से। अर्जुन एक होनहार अकाउंटेंट है, उसकी कंपनी है स्काईलाइन फर्निशिंग्स। अब दिक्कत यह है कि कंपनी का ऑडिट सिर पर है और ऑडिटर ने एक ऐसा सवाल दाग दिया है जिसने, सच कहूं तो, अर्जुन की रातों की नींद ही उड़ा दी है। ऑडिटर ने साफ साफ कह दिया, प्रॉफिट देखना ही काफी नहीं है अर्जुन, कैश का सच भी देखना पड़ेगा। बस ये एक लाइन अर्जुन के लिए एक मिशन बन गई। अब उसे ये साबित करना है कि स्काईलाइन फर्निशिंग्स सिर्फ कागजों पर ही हीरो नहीं है, बल्कि असलियत में भी उतनी ही मजबूत है। और इसके लिए उसे प्रॉफिट के आंकड़ों के पीछे छिपी कैश की असली कहानी को समझना ही होगा। देखिए, अर्जुन ये बात अच्छी तरह जानता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या बैलेंस शीट, ये सब तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा ही दिखाते हैं। हर इतिहास गवाह है, बड़ी बड़ी प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियां तक डूब गईं। क्यों? क्योंकि जब जरूरत थी तब उनके पास कैश ही नहीं था। इसीलिए ज्यादातर कंपनियों के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना महज एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये तो एक सर्वाइवल रिपोर्ट है, जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो चलिए अर्जुन के साथ हम भी स्टेटमेंट की बुनियाद को समझते हैं। पहला कदम क्या होगा? सबसे पहले तो यही जानना होगा कि जब हम कैश कहते हैं तो अकाउंटिंग की दुनिया में इसका असली मतलब क्या है। और एक हिंट देता हूं, ये सिर्फ नोट और सिक्कों से कहीं ज्यादा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से कैश में दो चीजें शामिल हैं। एक तो हो गया कैश इन हैंड, मतलब जो नकदी हाथ में है, गल्ले में है, और दूसरा है डिमांड डिपॉजिट्स। अब ये क्या है? अरे सिंपल है, बैंकों में रखा वो पैसा जिसे आप जब मर्जी बिना किसी नोटिस के निकाल सकते हैं, जैसे हमारा और आपका करंट या सेविंग्स अकाउंट का पैसा। अब कहानी में एक और किरदार है कैश इक्विवेलेंट्स। इक्विवेलेंट मतलब कैश के बराबर। ये वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं जो इतने लिक्विड हैं कि लगभग कैश ही हैं। मतलब इन्हें बहुत जल्दी, करीब करीब 3 महीने के अंदर पक्के कैश में बदला जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, इनकी वैल्यू में गिरावट का खतरा ना के बराबर होता है, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स। अब आप सोचेंगे शेयर्स क्यों नहीं? क्योंकि शेयर्स की कीमत तो आप जानते ही हैं कितनी तेजी से ऊपर नीचे होती है, बहुत रिस्की है। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी नियम को समझना होगा। मान लीजिए आपके पास दो जेबें हैं, एक जेब में कैश है और दूसरी जेब आपका बैंक अकाउंट है। अब अगर आप एक जेब से पैसा निकालकर दूसरी में रख लेते हैं, मान लीजिए कैश निकालकर बैंक में जमा करा दिया, तो क्या यह कैश फ्लो हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे भाई, पैसा तो आपके पास उतना का उतना ही है ना, बस उसकी जगह बदली है, टोटल अमाउंट नहीं। तो अब जब हम समझ गए कि कैश क्या है, तो एएस्थे कहता है कि कैश के हर आने जाने को, मतलब हर इनफ्लो और आउटफ्लो को 3 बड़ी बाल्टियों में बांटना होगा। यकीन मानिए कैश की पूरी कहानी इन्हीं 3 बाल्टियों में छिपी है। तो पहली बाल्टी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। ये कंपनी का दिल है, उसका मेन धंधा, मतलब रोजमर्रा के काम से आने जाने वाला पैसा, ग्राहकों से जो कैश मिला, सप्लायर्स को जो पेमेंट की, कर्मचारियों की सैलरी, ऑफिस का किराया, बिजली का बिल, ये सब कुछ इसी बाल्टी में आता है। असल में ये बाल्टी बताती है कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो खुद कैश बना भी पा रहा है या नहीं। अब आती है दूसरी बाल्टी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसका लेना देना कंपनी के भविष्य से है, उसके इन्वेस्टमेंट से। जैसे कोई नई मशीनरी या जमीन खरीदी, या कोई पुरानी संपत्ति बेच दी, या फिर किसी दूसरी कंपनी में निवेश कर दिया। ये बाल्टी हमें दिखाती है कि कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए पैसा कहां लगा रही है। और आखिर में है तीसरी बाल्टी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसका सीधा सा मतलब है बिजनेस को चलाने के लिए पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। जैसे कंपनी ने नए शेयर्स इशू करके पैसा उठाया, या बैंक से लोन लिया, या पुराना लोन चुकाया। और हां, जब शेयर होल्डर्स को मुनाफे का हिस्सा यानी डिविडेंड दिया जाता है, वो भी इसी बाल्टी का हिस्सा है। ये कंपनी के कैपिटल और लोन के स्ट्रक्चर की पूरी कहानी बताती है। तीनों बाल्टियां तो समझ आ गईं, लेकिन अब अर्जुन कुछ ऐसी चीजों पर अटकता है जो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। वो ये समझता है कि एक ही जैसा ट्रांजैक्शन अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग बाल्टी में जा सकता है।
सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी का मेन बिजनेस क्या है। अब सवाल यह है कि एक ही लेन देन दो अलग अलग बाल्टियों में कैसे? जवाब इस टेबल में है। देखिए, सब कुछ कंपनी के मेन बिजनेस पर टिका है। जैसे एक बैंक को लीजिए, बैंक का तो काम ही है ब्याज लेना देना, तो उसके लिए इंटरेस्ट पेड या रिसीव्ड दोनों ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी हैं, रोज का काम है। लेकिन हमारी फर्नीचर कंपनी स्काईलाइन के लिए अगर वो लोन पर ब्याज चुका रही है तो ये फाइनेंसिंग है, और अगर उससे अपने इन्वेस्टमेंट पर ब्याज मिल रहा है तो ये इन्वेस्टिंग है। डिविडेंड पेड दोनों के लिए फाइनेंसिंग ही रहता है। देखा, ये छोटा सा फर्क समझना कितना जरूरी है। ठीक है, अब वापस चलते हैं हमारी पहली बाल्टी पर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर। इसकी कहानी बताने के या कहिए कि इसका हिसाब लगाने के दो तरीके होते हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड। ये बिल्कुल सीधा साधा है, जैसे कैश बुक बनाना। कस्टमर से कितना कैश आया, सप्लायर को कितना गया, सब साफ साफ लिख दो। दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। ये थोड़ा घुमावदार है। ये नेट प्रॉफिट के आंकड़े से शुरू होता है और फिर उसमें एडजस्टमेंट करता है, जैसे कि नॉन कैश खर्चे, मान लीजिए डेप्रिसिएशन, उसको वापस जोड़ देता है। हालांकि डायरेक्ट मेथड ज्यादा सीधा और पारदर्शी लगता है, पर असल दुनिया में ज्यादातर कंपनियां इनडायरेक्ट मेथड ही इस्तेमाल करती हैं। अब AS3 का एक और नियम है और ये काफ़ी सख्त है। जब बात इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की आती है तो आप आने वाले और जाने वाले कैश को आपस में काट कर, मतलब नेट करके नहीं दिखा सकते। आपको दोनों को अलग अलग पूरी डिटेल में बताना होगा। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए स्काईलाइन ने 25 लाख की एक नई मशीन खरीदी। ये हुआ कैश का आउटफ्लो। और उसी साल 4 लाख का पुराना फर्नीचर बेच दिया। ये हुआ कैश का इनफ्लो। तो क्या कंपनी ये दिखा सकती है कि 21 लाख का नेट आउटफ्लो हुआ? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। उसे दिखाना होगा 25 लाख का आउटफ्लो मशीन खरीदने पे और 4 लाख का इनफ्लो फर्नीचर बेचने पे। तभी तो इन्वेस्टर को पूरी और सच्ची तस्वीर मिलेगी। अच्छा, एक और सवाल, उन बड़ी बड़ी डील्स का क्या जिनमें कैश का इस्तेमाल हुआ ही नहीं? जरा सोचिए, कंपनी ने एक पूरी फैक्ट्री खरीद ली, लेकिन पैसे देने के बजाय अपनी कंपनी के डिबेंचर दे दिए। अब इसका क्या करें? इसका जवाब AS3 में बिल्कुल साफ है। नो कैश, नो कैश फ्लो। अगर कैश का कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ ही नहीं सकता। लेकिन जाहिर है ये एक बहुत बड़ी और ज़रूरी जानकारी है। इसलिए नियम कहता है कि ऐसे सभी बड़े नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं और, जैसे कि नोट्स टू अकाउंट्स में, अलग से दिखाना ज़रूरी है। पारदर्शिता तो रखनी पड़ेगी। और बस ये सब समझने के बाद अब जाकर अर्जुन को AS3 की असली ताकत का एहसास होता है। अरे, ये तो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये तो कंपनी की सेहत का एक्सरे है। एक ऐसा एक्सरे जो प्रॉफिट के भी पार जाकर कैश की असली ठोस हकीकत को दिखाता है। तो चलिए फटाफट से इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं। पहला, कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि कैश कहां से आया और कहां गया। दूसरा, सारे कैश फ्लो को 3 बाल्टियों में बांटा जाता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तीसरा, कोई ट्रांजैक्शन किस बाल्टी में जाएगा ये कंपनी के नेचर पर निर्भर करता है। चौथा, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग फ्लो को हमेशा ग्रॉस बेसिस पर, मतलब अलग अलग दिखाना है। और आखिर में बड़े नॉन कैश सौदों को अलग से डिस्क्लोज करना जरूरी है। और ये पूरा सफर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जिस पे सोचने की जरूरत है। तो क्या ये कहना सही होगा कि प्रॉफिट तो बस एक ओपिनियन है, एक राय है जिसे अकाउंटिंग के नियमों से थोड़ा बहुत बदला जा सकता है, जबकि कैश एक फैक्ट है, एक ठोस हकीकत,